गुड मॉर्निंग एवरीवन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आशा करता हूं आप होली की तैयारी में मशगूल होंगे, साथ ही साथ अपनी उतनी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने जो सपना देखा है सिविल सेवा परीक्षा का, उसके लिए आप स्टडी IQ IAS के साथ यूट्यूब पे जुड़ी चुके हैं और अब आप स्टडी IQ IAS आपके लिए लेके आया है होली की एक विशेष सेल, जिसमें आपको ये कोर्स जो 30,000 रुपए का है, जो फैकल्टी कोड लगाने के बाद आपको मिल रहा था 18,999 में, अब ये कोर्स आपको मिल सकता है मात्र 17,499 में। करना क्या है, करना MB लाइव कोड आपको यूज करना है। लेकिन बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो कोड है या ये जो प्राइस आपको देखने को मिल रही है ये बस 8 मार्च तक है। तो बहुत जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी से एडमिशन हो रहे हैं। ऐसा ना हो जैसे बैच 1 में हुआ था, बैच 2 भी आपके हाथ से निकल जाए। तो जल्दी एडमिशन लीजिए कोड MB लाइव के साथ। बड़ा डिस्कशन देखा मैंने इस किताब को लेके। आप बड़े कंफ्यूज थे कि NCERT करें या किताब ये खरीदें या और कोई किताब खरीदें। देखिए, भूगोल की मार्केट में कुछ 100 सैकड़ों किताबें उपलब्ध हैं। मैं उन सैकड़ों का नाम भी आपको बता सकता हूं, लेकिन चूंकि आप बिगिनर हैं, आपने अभी से पढ़ाई करना शुरू किया है, तो आपको एक तो भूगोल की जो भाषा है वो समझ में आनी चाहिए, साथ ही साथ जो स्टैटिक सिलेबस है, जो कंसेप्ट हैं, उनके साथ कैसे आप करंट अफेयर्स को या कैसे आप समसामयिक विषयों को जोड़ेंगे, ये चीजें आपको आना चाहिए। आप NCERT पढ़ सकते हैं, लेकिन NCERT में कुछ चीजें, कुछ जो डेटाज हैं वो काफी पुराने हैं। हम लोग हालांकि इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग NCERT भी शुरू करें, लेकिन उन सबसे पहले इस क्लास को यहाँ पे शुरू करने का, इस किताब को आधार बनाने का रीजन यही था कि इस किताब को आप लें और इस किताब को लेने के बाद आपको पता लगेगा कि कैसे चीजें आगे बढ़नी चाहिए, कैसी भाषा में उत्तर लेखन होना चाहिए। ये सब चीजें कॉम्प्रिहेंसिव जो लर्निंग है वो आपकी इन दोनों किताबों से हो जाएगी। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये दोनों किताबें खरीद लें। पार्ट 1 है इसका, ये मूलभूत सिद्धांत भूगोल के तथा तथ्य एवं संकल्पनाएं, और दूसरा इसका पार्ट है जिसको आप कहोगे भारत का भूगोल। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। कल हमने विकास के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं फिर से पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास से, या जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ जिसको हम कहते हैं। ये टेबल अब धीमे धीमे उम्मीद करता हूं आपको याद होने लगी होगी। हमने बात करी थी कि कैसे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद ओरिजिन ऑफ स्टार्स हुए या तारे की उत्पत्ति। तारे की उत्पत्ति हमको पता है, हम किस तारे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सूर्य की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमने बात करना शुरू करा था, हमने कहा था कि ये है ईऑन, ये है महाकल्प जिसको एरा भी कहा जाता है, ये है पीरियड जिसको कल्प भी कहा जाता है, और पीरियड के बाद आपको देखने को मिलेगा इपॉक। ठीक है, हमने यहाँ पे बात करी थी कि सबसे पहले आपको ईऑन, जो समय का सबसे बड़ा ड्यूरेशन है, सबसे काल का सबसे बड़ी अगर आपको गणना करनी है तो आप किससे करोगे, ईऑन से करोगे। ईऑन में हमने देखा कि आपको सबसे पहले 3 ईऑन मिलते हैं, जिसको हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था किस नाम से, जैसे कैप था वैसे ही क्या था, हैप था। बिल्कुल आपने सही पहचाना, हैप। हैप में हमने देखा था हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। क्या क्या देखा था आप फिर से बताइए, और कोशिश कीजिए कि स्क्रीन से या आप इन चीजों को ना देखें और अपने मन में रिवाइज करें जब मैं आपके साथ बोलता हूं। तो हमने हैप पढ़ा था, हैप में क्या था, हेडियन था, आर्कियन था और प्रोटेरोजोइक था। हमने देखा था ये क्या है, ईऑन, इनका क्या रहा होगा, कोई ना कोई महाकल्प रहा होगा। तो इसका महाकल्प क्या था, यहाँ पे महाकल्प आपको देखने को मिलता है जिसका नाम था प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन से पहले था, इसका मतलब प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आएगा, कैम्ब्रियन आएगा। जैसे ही कैम्ब्रियन पे पहुंचे, दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कॉस DCP। क्या आना चाहिए, कॉस DCP। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कॉस DCP से क्या आएगा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये क्या है सब, ये है कल्प। इसका क्या रहा होगा, कोई ना कोई महाकल्प। महाकल्प क्या रहा होगा इसका, पैलियोजोइक। क्या रहा था, पैलियोजोइक। जोइक जैसे ही आया, जोइक जैसे आपने पढ़ा, आपको 3 जोइक याद आने चाहिए, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये हमने क्या पढ़े, ये सब क्या है, ये महाकल्प हैं। हमने पैलियोजोइक के कल्प भी पढ़ ले जो कॉस DCP के नाम से हम जानते हैं। मीजोजोइक के भी कुछ कल्प रहे होंगे, जिसमें एक का नाम हमको पता है बहुत अच्छे से, हम जानते हैं, जिसपे मूवी भी बनी है, जुरासिक।
जुरासिक के पीछे आप देखोगे तो उससे पहले आपको ट्रायसिक देखने को मिलेगा, और जुरासिक के बाद हमको देखने को मिलेगा क्रिटेशियस। क्या देखने को मिलेगा? क्रिटेशियस। फिर हमने सीनोजोइक देखा। सीनोजोइक को हमने 2 भागों में विभाजित किया, तृतीयक और चतुर्थ, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी में हमने देखा, जिसको हमने पियोम्प के नाम से जाना, हमने देखा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। साथ ही साथ हमने क्वाटरनरी में 2 देखे, जिसका पहला हमने पढ़ा प्लीस्टोसीन, और आज जिसमें हम रह रहे हैं वो है होलोसीन। अब साथ ही साथ आप ये चीजें भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा आपने देख लिया होगा कि सबसे पहले जीवन कैसे आया था। हमको पता है सबसे पहले जीवन ब्लू ग्रीन शैवाल के रूप में आया था। तो ब्लू ग्रीन शैवाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि मछली यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले पृथ्वी के जो स्थल भाग पे जीवन है वो यहाँ आया। यहाँ का मतलब क्या है? यहाँ का मतलब है आज से करीब 408 से 438 मिलियन साल पूर्व। और ये कौन सा काल रहा होगा? ये रहा था सिलूरियन। कौन सा रहा था? सिलूरियन। इसके ऊपर आप चलते जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी कि वहां पे क्या क्या चीजें आई। जैसे आपको पता है डायनासोर के युग को हम किस नाम से जानते हैं? जुरासिक के नाम से जानते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था जो आधुनिक मानव है वो कब आया है? वो होलोसीन युग में आया है। या इसी को हम आधुनिक मानव को हम लोग क्या कहते हैं? होमो सेपियन। सेपियन क्या कहा जाता है इसी को? होमो सेपियन सेपियन। और जो आदि मानव था उसको हम कहते हैं होमो सेपियंस। ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि समय या काल की सबसे बड़ी गणना अगर आपको करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? ईयॉन से कर सकते हो। फिर हमने देखा था महाकल्प, फिर हमने देखा था कल्प, फिर हमने देखा था युग जिसको इपॉक भी कहा जाता है, और लास्ट में हमने देखा था एज या जिसको काल भी कहा जाता है। इसके बाद हमारी चर्चा हुई थी कि एंथ्रोपोसीन युग चल रहा है और मेघालय आयु चल रही है। देखिए ये उस टेबल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये टेबल में इसलिए नहीं देखने को मिला, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, अभी इसको फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी यूपीएससी में अगर आप इन चीजों को मेंशन करते हो तो एक एक्स्ट्रा आपको नंबर मिलने के कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं। और हो सकता है कि यूपीएससी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ ले कि मेघालय आयु से आप क्या समझते हैं, या मेघालय आयु कब शुरू हुई। तो आपको पता होना चाहिए मेघालय आयु जहाँ पे पृथ्वी का तापमान धीमे धीमे क्या होने लगा है? गर्म होने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस के कारण। और ये आज से करीब कितने साल पहले शुरू हुई है? 4200 वर्ष पहले शुरू हुई है। और आज कौन सा युग हम इसको मानते हैं? एंथ्रोपोसीन युग। इसमें आप देखेंगे जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। जनसंख्या का विस्फोट का मतलब यहाँ पे ये है कि लगातार मनुष्यों की संख्या में लगातार यहाँ पे वृद्धि हुई है। इसलिए मनुष्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा हमने? एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब ही क्या होता है? एंथ्रो का मतलब होता है मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद हमने बात करी थी अक्षांश और देशांतरों की। हमने देखा था पृथ्वी पे एक जाल बना हुआ है अक्षांश और देशांतरों का। उस जाल को हम किस नाम से जानते हैं? उस जाल को हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। क्या ये अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखा है या सही में पृथ्वी पे खींची हुई रेखा है? या पृथ्वी पे आप अगर दूर से देखेंगे तो क्या सही में रेखाएं देखने को मिलेंगी? नहीं, ये रेखाएं देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कैसी लाइनें हैं? ये काल्पनिक रेखाएं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इनकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। अगर किसी स्थान की स्थिति आपको जाननी है, उसकी एक्यूरेट लोकेशन आपको पता करनी है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग करोगे। इसके बाद हमने बात करी थी कि इनको मापा कैसे जाए। ये कैसे मापी जाती है? कोणीय दूरी में मापी जाती हैं, जो या तो डिग्री में मापोगे, या आप मिनट में मापोगे, या सेकंड में मापोगे। हमने ये भी देखा था कि एक डिग्री में कितने मिनट आपको देखने को मिलेंगे? एक डिग्री में आपको 60 मिनट देखने को मिलेंगे। वहीं एक मिनट में आपको कितना देखने को मिलेगा? 60 सेकंड आपको देखने को मिलेगा। ये बात हमारी अच्छे से हो गई थी। इसके बाद हमने देखा था अक्षांश किसको कहते हैं या लैटिट्यूड किसको कहते हैं। तो हमने ये देखा था जो रेखाएं लेटी हुई हैं उनको आप क्या कहोगे? लैटिट्यूड। या उन्हीं को आप क्या कहोगे? अक्षांश आप उनको कहोगे। हमने ये भी देखा था कि अक्षांशों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अगर हमको ये जानना है कि कोई भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम अक्षांशों का प्रयोग करेंगे। हमने ये भी देखा था कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, और पृथ्वी को जब वो 2 बराबर हिस्सों में बांटती है तो जो उत्तर में आपको देखने को मिलेगा उसको आप उत्तरी गोलार्ध कहोगे, और जो दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा उसको आप दक्षिणी गोलार्ध कहोगे। और इसका नाम था
भूमध्य रेखा, इसी को हमने विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसको अंग्रेजी में हम लोगों ने क्या कहा था, इसको अंग्रेजी में हमने कहा था इक्वेटर। ऐसी लाइन जो अर्थ को, जो पृथ्वी को इक्वल पार्ट्स में बांटे, उसको आप क्या कहोगे, इक्वेटर। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी थी डिग्री 0 डिग्री। अगर यहां से मैं केंद्र से अगर 23.5 डिग्री ऊपर चला जाऊं तो आपको क्या देखने को मिलेगी, तो आपको कौन सी रेखा देखने को मिलेगी, तो आपको पता है आपको कौन सी रेखा देखने को मिलेगी, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। इसकी डिग्री कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तर। वहीं अगर मैं इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में मैं चला जाऊं तो आपको देखने को मिलेगी मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे 66.5 डिग्री पे चला जाऊं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिक व्रत। क्या देखने को मिलेगा, अंटार्कटिक व्रत। आपको ये चीज भी पता है आपकी यहाँ पे व्रत क्यों लिखा जाता है और यहाँ पे रेखा क्यों लिखी गई है। यहाँ पे अगर आप 66.5 डिग्री उत्तर में आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक व्रत। ये बात हो चुकी थी। वहीं पे हमने देखा था अगर 90 डिग्री पे हम लोग चले गए, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में हम लोग गए, तो 90 डिग्री उत्तर को आप किस नाम से जानोगे, 90 डिग्री उत्तर को आप जानोगे किस नाम से, 90 डिग्री उत्तर को आप जानोगे उत्तरी ध्रुव के नाम से आप जानोगे। वहीं अगर दक्षिण की मैं बात करूं तो इसको आप दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हो। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई थी। इसके बाद हमने कुछ चीजें और देखी थी यहीं पे, जिसमें हमने ये देखा था कि इनके अनुप्रयोग क्या है, हम अक्षांशों को क्यों यूज करते हैं। हमने ये इलाका देखा था 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको हमने नाम दिया था, आपको याद होगा, जहां पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेंगी, इसको हमने नाम दिया था उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया था इसको, उष्ण कटिबंध हमने इसको नाम दिया था। वहीं पे हमने देखा था 23.5 डिग्री से अगर 66.5 डिग्री के बीच की हम बात करें तो इसको हमने नाम दिया था शीतोष्ण। क्या नाम दिया था, शीतोष्ण। और वहीं पे 66.5 से 90 डिग्री के बीच में हम बात करें तो इसको हमने नाम दिया था शीत। इसको हमने अंग्रेजी में बोला था फ्रिजिड जोन, इसको हमने टेम्परेट जोन और इसको हमने ट्रॉपिकल जोन कहा था। हमने मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा था, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा था, 66.5 डिग्री 66.5 नॉर्थ को हमने आर्कटिक सर्किल कहा था, 66.5 साउथ को हमने अंटार्कटिक सर्किल कहा था, 90 डिग्री साउथ को हमने साउथ पोल कहा था और 90 डिग्री नॉर्थ को हमने नॉर्थ पोल कहा था। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई थी। हमने 0 डिग्री का एक और नाम पढ़ा था जिसको हमने क्या कहा था, आपको अच्छे से पता है क्या कहा था, हमने उसको ग्रेट सर्किल भी कहा था। इसके बाद हम लोग आगे चले और आगे जैसे ही चले हमने अक्षांशों के बाद देशांतर के अनुप्रयोग पढ़े। देशांतर के अनुप्रयोग जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा, जब उसको देखा जाए कि 0 डिग्री कैसे डिसाइड करना है, तो 1884 आपको याद आ रहा होगा, 1884 में क्या हुआ था, 1884 में रॉयल ऑब्जर्वेटरी या रॉयल वैद्यशाला, जो कहां पर स्थित है, जो स्थित है ग्रीनविच पे, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया था। जैसे ही 0 डिग्री देशांतर अब हमको पता लगा, हमने देखा था ये है अगर आपका 0 डिग्री, ये है अगर आपका 0 डिग्री, इससे इस तरफ मेरे को कितना जाना है, आखिरी बिंदु जो होगा वो होगा 180 डिग्री पर, और इससे इस तरफ भी मैं आऊंगा तो मैं कहां पे पहुंच सकता हूं, 180 डिग्री पर। ये 180 डिग्री पश्चिम आपको देखने को मिलेगा और ये 180 डिग्री आपको पूर्व देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने ये एक फ्लैट सरफेस पे बनाया है इसलिए आपको 180 डिग्री की दो अलग अलग लाइनें देखने को मिल रही हैं। पृथ्वी क्लोज है, पृथ्वी बंद है, पृथ्वी एक गोले की समान की आकृति है, जियोइड की आकृति है, तो वहां पे अगर आप देखने को मिलोगे तो 180 डिग्री की जो रेखा है वो आपको पूर्व और पश्चिम की एक ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसको हमने 180 डिग्री का नाम दिया था, वो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। वो तिरछी आपको देखने को मिली थी और उस तिरछेपन का हमने रीजन भी जानने की कोशिश की थी कि वहां पे
बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिले थे, बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको तिरछी माना गया है, इसको तिरछी रखा गया है। इसका नाम क्या था? 180 डिग्री, और इसको हमने बोला था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कल मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, शायद कुछ कंफ्यूजन रह गया था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में, आज वो कंफ्यूजन में हम लोग दूर कर लेंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। हम जब यही बात कर रहे थे कि कैसे एक दिन का लाभ होता है और कैसे एक दिन की हानि हो रही है, उसमें आपको शायद कुछ कंफ्यूजन था, तो उसको आज फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये वो 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। या इसी को मैं क्या कह सकता हूं? इसी को मैं कह सकता हूं ग्रीनविच रेखा। क्या कह सकता हूं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी? यहां पे आपको फिर से वो तिरछी रेखा आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये इसके मुकाबले कौन सी दिशा में मौजूद है? ये 180 डिग्री पश्चिम आपको देखने को मिलेगी। और वहीं अगर मैं यही रेखा यहां पे बनाऊं तो ये आपको देखने को मिलेगी 180 डिग्री पूर्व। क्या देखने को मिलेगा? 180 डिग्री पूर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब समझते हैं, यहां पे रात के बजे हैं 12। कितने बजे हैं? रात के 12। और तारीख हो चुकी है, आप समझिए न्यू ईयर लग चुका है, 1 जनवरी हो चुकी है। 12 बजते ही टाइम बदल गया, तिथि बदल गई, 1 जनवरी हो गई। जो चीज पूर्व में मिलेगी, जो चीज इस ग्रीनविच के पूर्व दिशा में या ईस्ट में मिलेगी, वहां पे आपको पता है कौन सा निशान आएगा? प्लस का। वो इससे आगे आपको समय देखने को मिलेगा और यहाँ पे समय पीछे देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर रात के 12 बजे हैं तो यहाँ पे कितना बजा होगा? हमको पता है इन दोनों के मध्य 180 डिग्री का डिफरेंस है, 180 डिग्री है। 180 में हमको पता है अगर मैं 24 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? बताइए कितनी बार जाएगा? कितनी बार जा रहा है? 12 बार। एक 24 का भाग देंगे 180 में, कितनी बार जाएगा? 12 भाग। इसका मतलब यहाँ पे 1 बजा होगा, यहाँ पे 2 बजा होगा। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते जाएंगे और जैसे हम 180 डिग्री पे पहुंचेंगे, यहाँ पे 12 बज चुके होंगे। और 12 कब के बज चुके होंगे? 12 यहाँ पे बज चुके होंगे दोपहर के। क्या बज चुके होंगे? 12 दोपहर के। तारीख कौन सी हो रही होगी? यहाँ पे अभी 1 जनवरी लगा है, लेकिन यहाँ पे 1 जनवरी के कितने बज चुके हैं? 12 बज चुके हैं। इसी प्रकार मैं पीछे आऊंगा तो देखूंगा यहाँ पे भी 180 डिग्री का डिफरेंस है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य भी क्या होगा? कितने घंटे का डिफरेंस मिलेगा आपको? 12 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 12 घंटे का अगर डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे रात के 12 बजे हैं, यहाँ पे फिर से कब के 12 बज रहे होंगे? यहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे तारीख कौन सी होगी? यहाँ पे अभी तारीख है 31 दिसंबर। कौन सी तारीख है? 31 दिसंबर। अब आप शायद समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। 31 दिसंबर है यहाँ पे 1 जनवरी है लेकिन रात के 12 बजे, और यहाँ पे 1 जनवरी लेकिन दोपहर के 12 बजे हैं। अब अभी ये आपने 2D में देखा है, अगर आप 3D में देखेंगे तो ये जो 180 डिग्री पूर्व की जो रेखा है वो किसके साथ मिली हुई है? वो 180 डिग्री पश्चिम के साथ मिली हुई है। इसका मतलब मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे भी बना सकता हूं अगर आप चाहें तो। इस डायग्राम को मैं अगर ऐसे बनाऊं और ये रेखा वापस से इसी के पास और ये 180 डिग्री पश्चिम आपको देखने को मिली है, यहाँ पे 180 डिग्री पूर्व कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि पृथ्वी जियोइड की आकृति है, एकदम बंद है। तो जब ये 180 डिग्री पूर्व है और 180 डिग्री पूर्व पे हमको पता है क्या समय हो रहा है? अभी वहां पे 12 बज रहे हैं। 12 किसके बज रहे हैं? दोपहर के 12 बजे हैं। और दोपहर के 12 बजने के साथ वहां पे तारीख कौन सी है? वहां पे तारीख है 1 जनवरी। कौन सी वहां तारीख आपको देखने को मिली? 1 जनवरी आपको तारीख देखने को मिली। और जैसे इस लाइन के उस तरफ आप जाओगे तो आपको 31 दिसंबर देखने को मिलेगा।
और 31 दिसंबर का भी क्या हो रहा होगा, दोपहर हो रही होगी। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति है कि एक लाइन को क्रॉस करते ही आप 31 दिसंबर की दोपहर में पहुंच गए और लाइन के इस तरफ आते ही आप 1 जनवरी की क्या पहुंच गए, दोपहर में पहुंच गए 12 बजे। तो इसके लिए माना जाता है, समझिए कि 31 दिसंबर को आपने यहाँ पे 31 दिसंबर एक दिन पहले हो चुका है। अब क्या चल रही है यहाँ पे, 1 जनवरी यहाँ चल रही है। आपने न्यू ईयर की पार्टी एक बार यहाँ करी, न्यू ईयर की पार्टी आपने एक बार यहाँ कर ली है और वापस से आप उसी शाम यहाँ पे आ गए। आप 1 जनवरी जैसे हुई, यहाँ पे 31 दिसंबर है, आप उस शाम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे फिर से आपने क्या किया, 31 दिसंबर की पार्टी करी। इसका मतलब आपके जीवन में 31 दिसंबर कितनी बार आपने एंजॉय करा, कितनी बार 31 दिसंबर की पार्टी करी, 2 बार आपने पार्टी करी। इसका मतलब आपको एक दिन का लाभ हुआ या एक दिन की हानि हुई। हमने देखा आपने जीवन में 31 दिसंबर 2 बार जिया, तो आपको एक दिन का क्या हुआ, लाभ हो गया है। वहीं सोचिए यहां से कोई बंदा गया, उसने अब 31 दिसंबर की पार्टी एंजॉय नहीं की है, लेकिन दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे वो कहां चला गया है, लाइन रेखा के इस तरफ आ गया और यहाँ पे क्या हो चुका है, 1 जनवरी हो चुकी है। तो इस बेचारे ने तो ना तो यहाँ पार्टी एंजॉय कर पाया ना यहाँ पार्टी एंजॉय कर पाया। तो लाइन के अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो क्या हुआ, एक दिन की हानि हुई, और लाइन के अगर इस तरफ आता हूं तो क्या हुआ, एक दिन का लाभ हुआ। अब मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे घूम रही है, इस कारण ऐसा हो रहा है। आप समझ चुके होंगे आप ये कंसेप्ट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या कंसेप्ट है। एक कमेंट और मैंने देखा था कि सर ये डे लाइट सेविंग का जो टाइम है इसको और अच्छे से आप एक बार बता दीजिए, भारत नहीं और भारत के अलावा जो देशों में होता है वहां पे ये कैसे होता है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ ये डे लाइट सेविंग क्या चीज है। डे लाइट सेविंग में क्या होता है कि जो देश आप देखोगे शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध में, वहां पे जनरली ये प्रैक्टिस की जाती है। जो देश भूमध्य रेखा पर या मैं कहूं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, वहां पे डीएसटी की प्रैक्टिस नहीं होती, डे लाइट सेविंग टाइम की प्रक्रिया या ये प्रैक्टिस हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में इस प्रकार का कोई भी डीएसटी जैसा कंसेप्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये बेसिकली कनाडा से शुरू हुआ है और कनाडा के बाद आप देखेंगे कुछ यूरोपीय देश और कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जैसे देश इसको फॉलो करते हैं। देखिए इसमें करते क्या है ये लोग, इसमें ये लोग अपनी घड़ी का समय आगे पीछे करते रहते हैं। अब ये घड़ी का समय आगे पीछे कब करते हैं, आप अगर देखोगे मार्च से जून के बीच, मार्च से जून के मध्य में अगर इनको देखोगे तो ये अपने घड़ी का समय 1 घंटा आगे कर देते हैं। क्या करते हैं, मार्च से जून के मध्य ये अपनी घड़ी का समय 1 घंटा आगे कर लेते हैं। मार्च से जून के बीच में 1 घंटा आगे कर लिया और जैसे ही वापस सर्दी आएंगी, भाई मार्च से जून के बाद क्या आएंगी, गर्मी आएंगी, और जैसे सर्दी आने लगेंगी ये वापस से 1 घंटा अपनी घड़ी को पीछे कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब इनको पता है कि गर्मियों में चूंकि सूरज बहुत जल्दी उग जाता है, सूरज अगर जल्दी उग गया और ऑफिस अगर हम जल्दी पहुंच गए तो हम लोग ज्यादा कार्य कर सकते हैं सूर्य की रोशनी में। क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए कि सूर्य 8 बजे उग चुका है लेकिन ऑफिस का टाइम 9 बजे है, तो ये क्या करेंगे, अपनी घड़ी को जहां पे 8 बज रहे होंगे 1 घंटा आगे करके क्या कर देंगे, 9 बजा लेंगे। तो ऑफिस से पहुंच गए 8 बजे, लेकिन इनकी घड़ी में कितना बज रहा है, अभी 9 बज रहा है, और वापस आ जाएंगे 6 बजे। तो इन्होंने देखा कि इससे क्या हो रहा है, ऊर्जा की कम से कम खपत हो रही है और हम लोग पूरा कार्य सूर्य की रोशनी में कर पा रहे हैं। जैसे सर्दियां आने लगेंगी, सर्दी आएंगी तो क्या होगा, अब सूर्य देरी से उगेगा। अब सूर्य जब देरी से उगेगा तो ये 1 घंटा वापस क्या करेंगे, अपने को पीछे कर लेंगे। तो अब ये इनकी घड़ी में भी 9 बज रहे होंगे और जब ये ऑफिस जाएंगे तब भी कितने बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे। इसी कंसेप्ट को बेसिकली क्या कहा जाता है, डे लाइट सेविंग टाइम इसको कहा जाता है। इसके बाद हमारी बात हुई थी, इसके बाद हमने बात करी थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आप समझ गए, डे लाइट सेविंग आप समझ चुके हैं। भारतीय मानक समय अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इसको भारतीय मानक समय कहा जाता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको GMT + 5:30 हम कहते हैं। GMT का मतलब क्या है, वो समय जो कहां पे हो रहा हो, ग्रीनविच रेखा पे हो रहा हो। इसके बाद हमने एक और चाय बागान समय की बात करी थी जो आज से करीब 150 साल पहले था, जो अंग्रेजों ने बनाया था। और किस लिए बनाया था, जो मजदूर इन चाय के बागों में कार्य करते हैं उनके लिए समय निर्धारण किया था। फिर हमने शुरू किया था कि पृथ्वी
की कितनी प्रकार की गति होती है? हमने देखा था पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, परिभ्रमण और परिक्रमण करती है। परिक्रमण, अगर परिक्रमा किसी की करनी है तो कोई होना चाहिए बीच में, और हमें पता है सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है, तो वो होगी परिक्रमण। और हमने देखा था जब अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे पृथ्वी घूमती है तो इससे क्या कहेंगे? परिभ्रमण कहेंगे। यहां तक चीजें हमारी हो चुकी थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो कक्षा है पृथ्वी की वो कैसी है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। और दीर्घवृत्ताकार कक्षा होने के साथ ही ऐसा समय आता है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास होती है, और ऐसा समय भी आता है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से पास होती है, करीब होती है, तो इसको उपसौर या पेरिहीलियन कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होती है तो इसको हम अपसौर या एपीहीलियन कहेंगे। अगर इसका डिस्टेंस मैं आपको बताऊं, हालांकि कहीं पूछा नहीं जाएगा, फिर भी ये करीब आपको 152 करोड़ देखने को मिलेगा, और ये करीब 147 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। इतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इस कंडीशन को हमने अपसौर बोला, यहाँ पे दूरी कम है इसलिए इस कंडीशन को हमने उपसौर बोला। कंफ्यूजन क्या था कि ये जनवरी में क्यों है, ये जुलाई में क्यों है, ये चीजें आपसे क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोगों ने कमेंट में जवाब दे दिया, लेकिन जिनको नहीं पता लग पाया वो हम जब आगे क्लास में चलेंगे तो वो चीजें भी आपको समझ आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में, परिभ्रमण के बारे में या घूर्णन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमको ये पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पृथ्वी को होना एकदम सीधा चाहिए था, लेकिन पृथ्वी चूंकि सीधा बच्चा नहीं है, पृथ्वी कैसा बच्चा है? पृथ्वी थोड़ा टेढ़ा बच्चा है। तो पृथ्वी जब टेढ़ा बच्चा है तो कितना झुक गया? वो झुक चुका है 23.5 डिग्री, वो झुक चुका है अपने अक्ष पर। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब बेसिकली बहुत इजी सा इसका मतलब है। क्या मतलब है? अगर पृथ्वी एकदम सीधा होता, पृथ्वी सीधा होता बच्चा, अगर पृथ्वी सीधा बच्चा होता जैसे आप हैं, तो ये जो रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है, जो ऊपर उत्तरी ध्रुव है जिसको नॉर्थ पोल में कहूं, ये नीचे साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी कुछ इस प्रकार की होती है और पृथ्वी का अक्ष भी कुछ इस प्रकार का होता है अगर पृथ्वी सीधा बच्चा होता तो। लेकिन हमको पता है पृथ्वी कैसा बच्चा है? पृथ्वी सीधा बच्चा नहीं है, आप जैसा पृथ्वी थोड़ा टेढ़ा बच्चा है। तो पृथ्वी अगर टेढ़ा बच्चा है तो कितना टेढ़ा है? वो है 23.5 डिग्री टेढ़ा। इसका मतलब ये वाला जो आप कोण दिख रहे हैं कितना है? यह है 23.5 डिग्री का कोण। और अब यहां पे क्या स्थित है? यहां पे उत्तरी ध्रुव स्थित है और यहां पे दक्षिणी ध्रुव स्थित है। यह है पृथ्वी का असली अक्ष। हम बनाने के लिए, हम जब एग्जाम में बनाते हैं या थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं तो हम सीधा अक्ष बना लेते हैं, लेकिन पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कक्षीय तल के साथ ये करीब 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये कक्षीय तल क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जिस रास्ते पे ये चल रही है, तो उसको आप, उस रास्ते को आप किस नाम से जानते हो? कक्षा के नाम से जानते हो। और वो ये किसकी कक्षा है? ये हमारे ग्रह पृथ्वी की कक्षा है। ठीक है, अब पृथ्वी जब घूम रही है, कक्षा में घूम रही है, तो कक्षा का एक क्या रहेगा? कक्षा का रहेगा कक्षीय तल। क्या रहेगा? कक्षा का एक कक्षीय तल। ऐसे समझने की कोशिश करें, ये पृथ्वी है और ये लगातार घूम रही है। ये जिस रास्ते पे घूम रही है वो इसकी कक्षा है। उस कक्षा का हमने क्या बना लिया? एक तल बना लिया, उसका एक प्लेन बना लिया। जब उसका प्लेन बनाया तो हम उसको देखेंगे, वो ये 23.5 डिग्री है, वो कक्षा का प्लेन आपको कुछ देखने को मिलेगा इस प्रकार। ये वो कक्षा का प्लेन है। और यहाँ हम देखेंगे ये जो एंगल है, ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये है 90 डिग्री का कोण। कक्षीय तल और सीधी रेखा के बीच का आपका जो कोण देखने को मिल रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का। हमको ये पता चल गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। इसका मतलब ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं ये कितना है? ये है 23.5 डिग्री। 90 में से मैं 23.5 अगर घटा दूं, 90 डिग्री में से अगर मैं 23.5 डिग्री अगर घटा दूं तो कितना आपको देखने को मिलेगा? 66.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब
कक्षीय तल, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये किसको बता रही है? ये आपको बता रही है कक्षीय तल को बता रही है। तो कक्षीय तल के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? यहाँ पे ये बनाएगा 66.5 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 66.5 डिग्री का ये कोण बनाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे क्या बात होती है ये, किसको 23.5 कहा जाता है, किसको 66.5 डिग्री कहा जाता है, और कोई डाउट अब आपको नहीं होगा। देखिए अब समझ में आता है ना भूगोल कितनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम भूगोल से ऐसे ही डरते थे, भूगोल में सब चीजें इतनी कंसेप्चुअल हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 हो गया, इसलिए ये 66.5 डिग्री है। ये 66.5 है, इसीलिए आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त को हमने कितने डिग्री पे माना? 66.5 पर। ये 23.5 है, इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा कितने डिग्री पे मानी? 23.5 पे। अगर यही 30 डिग्री होता तो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा होती 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। अगर ये 30 होता तो ये होता 60 डिग्री। तो आपका जो आर्कटिक वृत्त और जो अंटार्कटिक वृत्त है वो कहां पे होता? वो होता 60 डिग्री पे। बहुत ही लॉजिकल चीजें है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, कितना? 23.5 डिग्री। कक्षीय तल पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? कितना डिग्री का कोण बना रही है? 66.5 डिग्री। अब हमको ये पता है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, ये पृथ्वी का अक्ष है, दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है, पूरे चक्कर का मतलब ऐसे समझिए, यहां पे ए बिंदु है, अब ये पृथ्वी घूम रही है लगातार, तो ए बिंदु क्या करेगा? ए बिंदु पीछे की तरफ जाएगा। यहां पे ए बिंदु जा रहा है, चला जा रहा है, यहां पे आ चुका है बी बिंदु, और ए बिंदु फिर घूमना चालू करेगा पृथ्वी के साथ साथ और वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब जब ए बिंदु इस प्रकार घूम के वापस अपनी ए जगह पे आ जाएगा, इसका मतलब पृथ्वी ने क्या खत्म कर लिया? पृथ्वी ने अपना एक घूर्णन खत्म कर लिया है। एक बार पृथ्वी ने चक्कर लगा लिया है। और पृथ्वी को एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है? हमको पता है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं 24 घंटे का समय पृथ्वी को एक घूर्णन में लगता है। और मैं आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट बताऊं तो ये एकदम 24 घंटे नहीं होते, ये आपको देखने को मिलेंगे 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे और 56 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। ये पृथ्वी का क्या है? घूर्णन काल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्ष पर एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पृथ्वी दिवस कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में ही कह देते हैं एक दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो उसमें उस एक दिन का मतलब है दिन भी है और रात भी है। उस दिन का मतलब क्या है? एक पृथ्वी दिवस का। एक पृथ्वी दिवस का मतलब है, एक पृथ्वी दिवस का मतलब यह है कि इसमें कुछ समय आपके पास रही होगी दिन और कुछ समय आपके पास रहा होगा रात। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने की बात बताऊं कि पृथ्वी पे कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पे एक पृथ्वी दिवस पर सिर्फ दिन देखने को मिलेगा। मतलब वहां पे क्या देखने को नहीं मिलेगी? रात देखने को आपको नहीं मिलेगी। मतलब 24 घंटे सिर्फ सूर्य। पृथ्वी पे ऐसी जगह भी हैं जहां पे एक पृथ्वी दिवस पर सिर्फ क्या देखने को मिलेगी? रात। मतलब 24 घंटे सिर्फ रात। ये बढ़िया है। 24 घंटे रात मतलब 24 घंटे आपको सोने को मिल सकता है। और ना केवल पृथ्वी का एक दिवस, बल्कि मैं ये कहूं आपसे कि वहां आपको 6 महीने के लिए सिर्फ क्या देखने को मिलेगी? रात। तो है इंटरेस्टिंग कि 6 महीने सिर्फ रात हो रही है। लेकिन ऐसी जगह भी है जहां 6 महीने सिर्फ क्या मिलेगा? आपको दिन देखने को मिलेगा। अगर आपको जवाब इसका पता है कि ऐसी कौन से स्थान है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती हैं। लेकिन जो हम भूमध्य रेखा है, भारत की मैं बात करूं एकदम, तो भारत में एक पृथ्वी दिवस का मतलब यह है कि उसमें दिन भी है और उसमें क्या है? रात भी है। इसका मतलब घूर्णन या कहूं परिभ्रमण, इससे क्या हो रहा है? पृथ्वी पे किसका निर्माण हो रहा है? पृथ्वी पे दिन व रात का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? पृथ्वी पे दिन और रात का निर्माण हो रहा है।
फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट हो रहा है किसकी वजह से? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ डे, दिन और रात का, डे एंड नाइट। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है रोटेशन। क्या है? रोटेशन। किसका रोटेशन? रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये सोचना है कि पृथ्वी के घूमने की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन और रात का निर्माण कैसे हो सकता है। तो पहले इस पे कोई देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि पृथ्वी जब घूमती है तो दिन और रात का निर्माण करेगी। ये क्या है? ये चमकता हुआ हमारा सूर्य आपको देखने को, सूर्य दिख रहा है आपको? ये क्या है? हमारा सूर्य। अब आपको शायद दिख रहा होगा, ये हमारा है सूर्य। दिख गया सूर्य? अब आपको सूर्य के बिल्कुल सामने आपको मिलेगी पृथ्वी। और अभी है ना, ज्यादा लॉजिक ये मत लगाना कि सर आपने पृथ्वी बड़ी बनाई है और सूर्य छोटा बनाया। समझते हैं अभी, है ना, ऐसा क्या है। हालांकि सूर्य बड़ा है, पृथ्वी बहुत छोटी है। ये पृथ्वी का क्या है? अक्ष है। पृथ्वी लगातार घूम रही है। पृथ्वी का एक हिस्सा जो सूर्य के सामने है, पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य के सामने है, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या? दिन। क्या देखने को मिलेगा? यहां पे आपको देखने को मिलेगा दिन, या आपको देखने को मिलेगा डे। वहीं ऐसा हिस्सा जो सूर्य से दूर है, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? रात। क्या देखने को मिलेगा? नाइट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य की किरणें सिर्फ यहां तक पहुंच पा रही हैं, सूर्य की किरणें इस हिस्से पर नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब पृथ्वी पर जब आधे हिस्से में दिन है तो आधा हिस्सा पृथ्वी का ऐसा है जहां पे क्या हो रही होगी? रात हो रही होगी। पृथ्वी के आधे हिस्से पे अगर दिन है तो पृथ्वी के आधे हिस्से पे क्या हो रहा होगा? रात हो रही होगी। ये बात क्लियर है? और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहेगी, वो हिस्सा जो जहां पे रात हो रही थी वो धीमे धीमे कहाँ आएगा? वो सुबह होगी वहां, और सुबह के बाद वहां पे दिन होना शुरू हो जाएगा। जहां पे दिन था वो धीमे धीमे जब आगे जाएगा, आगे की जाएगा, शाम होगी, और शाम के बाद वहां पे क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, या इसी को मैं कहूं पृथ्वी क्या करती है? परिभ्रमण करती है। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक और कंसेप्ट यहीं पे। ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन सूरज की रोशनी झुक के नहीं आएगी। सूरज की रोशनी तो एकदम सीधी आएगी। तो सूरज की रोशनी जब सीधी आती है तो ये आपका रह जाता है अक्ष। ये आपका क्या रह गया? अक्ष। और ये आपका एक ऐसा व्रत जिसके एक तरफ, जिसके इस तरफ अगर मैं कहूं, जिसके इस तरफ मैं अगर कहूं, इस व्रत के इस तरफ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिल रहा है दिन। क्यों दिन देखने को मिल रहा है? क्योंकि सूर्य इस तरफ है। सूर्य इस तरफ है। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगी? तो आपको देखने को मिलेगी रात्रि। रात आपको देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? यहाँ पे आपको नीली रेखाएं देखने को मिल रही हैं। यहां क्या हो रहा होगा? यहां हो रही होगी रात। क्या हो रही होगी? रात। अच्छा, ये जो हमने अक्ष बनाया है, यहां पे हमको पता है ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक। अब ये है पृथ्वी की धुरी, और पृथ्वी लगातार इस धुरी की चारों तरफ घूम रही है। अब सोचिए उत्तरी ध्रुव किसी भी कंडीशन में, उत्तरी ध्रुव किसी भी कंडीशन में उस स्थान पे आ पा रहा है क्या जहां पे दिन है? हमेशा झुकी हुई है पृथ्वी, और पृथ्वी मानो इस तरफ झुकी हुई है, तो उत्तरी ध्रुव हमेशा है यहाँ। उत्तरी ध्रुव हमेशा कहाँ है? यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और उत्तरी ध्रुव अगर वहां देखने को मिल रहा है तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है कि उत्तरी ध्रुव कहाँ आ जाए? इस दिशा में आ जाए, और इधर आने के बाद उसमें क्या मिले? दिन देखने को वहां मिले। उत्तरी ध्रुव पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है आपको?
रात देखने को मिल रही है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो दक्षिण पृथ्वी कितना भी घूम ले, दक्षिणी ध्रुव हमेशा सूर्य के सामने है। हमेशा सूर्य के सामने होने के कारण यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दिन देखने को मिलेगा। अब कारण समझ में आ गया कि 6 महीने का दिन दक्षिणी ध्रुव पर, 6 महीने की रात उत्तरी ध्रुव पर। जब पृथ्वी इसके परिभ्रमण के साथ साथ और क्या कर रही है, परिक्रमण भी कर रही है, तो जब परिक्रमण करके सूर्य के उस तरफ आ जाएगी, सूर्य के उस तरफ जब पृथ्वी आ जाएगी, तब ये उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव सूर्य से पीछे चला जाएगा, तब दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात हो जाएगी और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो अब वो जगह आपको पता लग गई कि कहाँ पे दिन 6 महीने के होंगे और कहाँ पे 6 महीने की रात होगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि वो हिस्सा जो सूर्य के सामने रहता है वहां पे दिन होगा और वो हिस्सा जो सूर्य से पीछे रहता है वहां पे रात होगी। और इनके बीच में आपको ये व्रत दिखाई दे रहा है, इस व्रत को हम कहते हैं प्रदीप्ति का व्रत। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति का व्रत। प्रदीप्ति का व्रत या इसी को कहा जाता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब है ऐसा व्रत जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, एक तरफ जहां दिन हो रहा हो, दूसरी तरफ जहां रात हो रही हो। नाम भी बता रहा है, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी। तो ऐसा व्रत जो रोशनी के आधार पे बनाया गया हो, रोशनी के आधार पे मतलब किसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी, जो कहां गिर रही है, पृथ्वी पे गिर रही है। और पृथ्वी पे जब सूर्य की रोशनी गिरेगी तो आधे हिस्से में दिन होगा, आधे हिस्से में रात होगी। तो ऐसा व्रत जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, आधे दिन में, आधे हिस्से में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, और आधे हिस्से में जहां हो रही है रात, ऐसे सर्किल को, ऐसे व्रत को हम प्रदीप्ति का व्रत या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है जिसको प्रदीप्ति का व्रत कहूंगा। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको रात देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको दिन देखने को मिल रहा है। सूर्य के सामने जो हिस्सा है वो दिन है और सूर्य के विपरीत या पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य के पीछे सामने नहीं है, वहां पे आपको देखने को मिल रही है रात, आपको देखने को मिल रही है। ये आपका वो हिस्सा है जिसको आप कहोगे उत्तरी ध्रुव। क्या कहोगे, उत्तरी ध्रुव। और ये आपको है दक्षिणी ध्रुव। क्या है, दक्षिणी ध्रुव। अब आप देख पा रहे हो उत्तरी ध्रुव पे पृथ्वी कितना भी घूम ले, क्या नहीं आ पा रहा, उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आ ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे इस समय उत्तरी ध्रुव पे क्या हो रहा होगा, 6 महीने करीब करीब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, रात देखने को मिलेगी। वहीं पे दक्षिणी ध्रुव कितना भी पृथ्वी घूम ले, सूर्य से दूर ही नहीं जा पा रहा। तो दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ इस समय क्या हो रहा होगा, इस समय हो रहा होगा 6 महीने, 6 महीने क्या हो रहे होंगे, दिन हो रहे होंगे। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। ठीक है, समझा। अब अगर ये पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए, परिक्रमण करते हुए सूर्य के उस तरफ पहुंच जाए, सूर्य के उस तरफ जब पहुंचेगी तो स्थिति कुछ इस प्रकार की होगी कि सूर्य आपका है, सूर्य आपका यहां है और पृथ्वी अब आपकी यहां आ चुकी है। पृथ्वी का धुरी हमने देखा था उस तरफ थी, तो इधर थी धुरी, अब ये धुरी दिखेगी आपको इस प्रकार। तो ये जो दक्षिणी ध्रुव है, ये अब दक्षिणी ध्रुव आपको एक तरफ सूर्य के सामने देखने को मिल रहा है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर मैं इसकी दूसरी कंडीशन आपको बना के बताऊं तो दूसरी कंडीशन में सूर्य है ये वाला, सूर्य आपको देखने को मिलेगा यहां आपको क्या देखने को मिल रही है, पृथ्वी देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी अगर मैं बिल्कुल वही वाली धुरी बनाऊं, इसका अक्षय बनाऊं, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव अब कहाँ पे, सूर्य के सामने है, और वहां पे आपने देखा था उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर है। तो वहां पे उत्तरी ध्रुव पे रात हो रही थी 6 महीने की, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में आपको 6 महीने का क्या देखने को मिलेगा, 6 महीने का दिन देखने को मिलेगा। तो यहां तक आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी, क्यों पृथ्वी पे 6 महीने के दिन होते हैं, क्यों पृथ्वी पे 6 महीने की रात होती है। अब चलते हैं पृथ्वी की दूसरी गति पे। पृथ्वी की दूसरी गति कौन सी होती है, परिक्रमण होती है। परिक्रमण होती है, परिक्रमण किसके चारों तरफ करेगी,
परिक्रमण करेगी? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करेगी। सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो इस प्रकार पृथ्वी परिक्रमण करती है। और इसकी आप कक्षा देख रहे हैं, कक्षा कैसी है इसकी? दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं का निर्माण होता है। परिक्रमण के कारण ही किसका निर्माण होता है? ऋतुओं का निर्माण होता है। साथ ही साथ हमको ये पता है कि परिक्रमा लगाने में, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन। क्या पूरे 365 लगते हैं या 365 से कुछ कम लगता है या कुछ ज्यादा लगता है? यहीं से हम लोग समझेंगे एक कंसेप्ट जिसका नाम है लीप वर्ष, या जिसको हम लीप ईयर भी बोलते हैं। वो क्या होता है लीप वर्ष, क्या होता है लीप ईयर, कैसे होगा ऋतुओं का निर्माण, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कैसे पृथ्वी पे दिन और रात बनते हैं, कैसे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात मिलेगी आपको ध्रुवों पर। और एक और बात यहाँ पे आप देखोगे, अगर जैसे भूमध्य रेखा से दूर आप जा रहे हो, अगर भूमध्य रेखा से उत्तर जा रहे हो या भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जा रहे हो, तो जैसे जैसे ध्रुवों के नजदीक आप जाते जाओगे तो क्या होगा? अगर वहां पे उस ध्रुव की तरफ 6 महीने की दिन हो रही है, तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से उस ध्रुव की ओर जा रहे हो, वहां पे आपको डे या दिन की जो अवधि है वो लगातार बढ़ती हुई जाएगी। और उसके विपरीत अगर आप ऐसे ध्रुव पे जा रहे हो जहाँ पे 6 महीने की अभी रात है, तो अगर भूमध्य रेखा से उस तरफ जा रहे हो तो रात की अवधि आपको लगातार बढ़ती मिलेगी। इसलिए आप समझ पा रहे हो अब मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी हम कहते हैं कि दिन बड़े हो रहे हैं या रात छोटी हो रही है, उसका रीजन क्या हो सकता है? ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस ऋतु को हम सर्दी कहेंगे, किसको हम ग्रीष्म कहेंगे, किसको हम बसंत कहेंगे, किसको हम शरद कहेंगे, कौन से महीने में कौन सी ऋतु देखने को मिलेगी और वो किस प्रकार परिक्रमण से संबंधित है, ये सब हम चीजें बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।